हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी पेपर का सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका उपसर्ग। यानी ये आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 प्रश्न आपके लिए कितने मायने रखते हैं ये आप खुद जानते हैं। तो उपसर्ग ये एक ऐसा टॉपिक है जो डीएलएड के लिए नहीं बल्कि ये आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो चीज़ें क्या होती हैं, मिस हो जाती हैं। तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को अच्छे से समझिए। तो इस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या फिर कोई नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई नई विशेषता ला देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हार, ठीक है। हार क्या है? हार एक आभूषण है जिन्हें स्त्रियां अपने गले में पहनती हैं, ठीक है। तो ये एक आभूषण है। अब हमने इसमें जोड़ दिया बड़ा आ, ठीक है। ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। हमने इसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हमारा क्या मिलकर बन गया? आहार, ठीक है। आप इसको जोड़ोगे क्या बन जाएगा? आहार। अब देखिए, पहले हार था, जो हार एक आभूषण था, अब ये इसमें बड़ा आ जोड़ दिया तो ये बन गया आहार। अब इसके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया, ठीक है। ये हार से आहार बन गया। और आहार क्या है? ये एक भोजन होता है, ठीक है। आहार मतलब भोजन होता है, ठीक है। और हार मतलब होता है आभूषण जिसे स्त्रियां अपने गले में पहनती। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। ये जो हार है ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है उपसर्ग। तो किसी मूल शब्द में जब कोई शब्दांश मिलकर जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो ये हार जो है हमारा, ये क्या है? ये शब्द है। और इस शब्द से पहले क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग यानी शब्दांश जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो किसी शब्द से पहले जब कोई शब्दांश जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर किसी शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा प्रत्यय। बस यही इतना इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो किसी शब्द से पहले जो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। बस इतनी सी डिफिनेशन है, ठीक है। चलिए, और ये जुड़ने के बाद क्या करते हैं? उस शब्द में क्या करते हैं? परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसकी विशेषता, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है उपसर्ग का अर्थ है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है कि उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं, देखिए उदाहरण। अभी मैंने आपको यही उदाहरण समझाया। जैसे यहाँ पर हार है। हार हमारा क्या है? ये एक शब्द है और इससे पहले क्या जुड़ा हुआ है? एक शब्दांश जुड़ा हुआ है। तो जिससे हमारी डेफिनेशन क्या बनी? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर आते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। हमने हार उपसर्ग में बड़ा आ जोड़ दिया यानी आ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? आहार। और हार से ये आहार बन गया यानी कि इसने क्या किया? इसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया, ठीक है। पहले ये हार आभूषण था और जब ये आहार बना तो ये भोजन बन गया, यानी इसके अर्थ में भी क्या कर दिया? परिवर्तन ला दिया, बदलाव हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, इस शब्द में हार का अर्थ है आभूषण, लेकिन इसके आगे आ उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ खाने के भोजन में बदल जाता है। इस प्रकार उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ भी क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला उदाहरण आपको दिखाते हैं। अपमान, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अपमान। अब ये मान में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले ये क्या था? मान। मान का मतलब होता है सम्मान, किसी को सम्मान देना। और आपने उसमें
अप उपसर्ग जोड़ दिया, वो बन गया क्या, अप और मान जोड़ मिलकर क्या बन गया, अपमान। ठीक है, आपने उसमें अप उपसर्ग जोड़ दिया तो वो बन गया अपमान। अपमान मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। तो देखिए इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, मान से अपमान। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इसका विलोम शब्द बन गया। ठीक है, मान से क्या बन गया, अपमान। मान मतलब सम्मान देना और अपमान मतलब किसी की बेइज्जती करना, तो ये विलोम शब्द भी। तो उपसर्ग से हमारे क्या होते हैं, किसी भी शब्द से पहले जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उससे हमें एक विशेषता ये दिखी कि उसमें क्या होता है, उसका उल्टा बन जाता है, उसका विलोम बन जाता है। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि उपसर्ग की विशेषता दी जाए और उसमें पूछा जाए कि क्या उपसर्ग से जब किसी उपसर्ग से क्या विलोम शब्द बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है, मान में हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, अपमान। ठीक है, तो इस शब्द में मान का अर्थ है सम्मान, लेकिन इसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है जिससे यह अपमान बन गया, जिसका अर्थ है सम्मान ना करना या फिर बेइज्जती करना। ठीक है, चलिए अगला है दान। आप किसी को वस्तु क्या करते हो, दान दे देते हो। ठीक है, आप किसी को वस्तु देना, किसी को आप वस्तु दे देते हो तो वो क्या कहलाता है, दान। ठीक है, आप अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से जब किसी को कोई वस्तु देते हो या कोई आभूषण देते हो, कुछ भी देते हो, तो वो होता है दान। ठीक है, अब यहीं पर हमने जोड़ दिया बड़ा आ, तो ये हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये बन गया आदान। ठीक है, क्या बन गया, आदान बन गया। ठीक है, चलिए, तो इस शब्द में दान का अर्थ है किसी वस्तु को देना, लेकिन आ उपसर्ग को इसमें जोड़कर इसका अर्थ बदल कर किसी वस्तु को लेना बन गया। ठीक है, जिससे इसका वास्तविक अर्थ बदल गया, आदान मतलब लेना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रतिवर्ष। ठीक है, वर्ष तो आपको पता है कि वर्ष क्या होता है, साल को हम बोलते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष मतलब हर साल। ठीक है, तो प्रति हमने वर्ष में कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया, प्रति, तो ये बन गया प्रति वर्ष। ठीक है, इसका अर्थ नहीं आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे, यानी कि उपसर्ग से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के बारे में कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, यानी उपसर्ग का अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कभी भी कोई उपसर्ग आएगा आप उसको गलत नहीं करोगे। समझ में आ गया। चलिए, अब इस शब्द यानी वर्ष को कोई भी वर्ष, विशेष वर्ष नहीं बताया है। वर्ष का मतलब कोई भी वर्ष। ठीक है, अब वो कोई भी साल हो, 2001 हो, 2002 हो, 2003 हो, कोई भी साल हो, कोई स्पेशली वर्ष यहाँ पर नहीं बताया है। लेकिन जब हमने यहाँ पर प्रति जोड़ दिया तो प्रति उपसर्ग लगाकर प्रत्येक वर्ष यानी हर साल की बात हो गई। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ष ले रूप में अंकित कर दिया गया है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक यानी हर साल। ठीक है, प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं उपसर्ग की गतियां या विशेषताओं के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं, या इनकी कितनी गतियां होती हैं, या इनकी कितनी गतिविधियां होती हैं। तो उपसर्ग हमारी जो है 3 गतिविधियां होती हैं। कितनी होती है, 3 गतिविधियां होती हैं। ठीक है, कितनी गतिविधियां होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, चलिए बताते हैं। अभी जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है वही हैं सारी चीज़ें। नंबर 1, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे बल में आपने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रबल बन गया। शासन में आपने अनु जोड़ दिया, क्या बन गया, अनुशासन। तो एक नई विशेषता ला रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, उपसर्ग यानी शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। तो ये आपके उदाहरण हो गए। दूसरा पॉइंट है शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी उसका विलोम शब्द बना देना। चलिए देखते हैं। जैसे हमने कहा सत्य, सत्य का मतलब होता है सही। ठीक है, अब हमने उसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया, वो बन गया असत्य, और असत्य का मतलब होता है गलत, यानी सत्य से असत्य बन गया। जब हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो असत्य बन गया, यानी कि ये उसका विपरीत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यश और इसमें अब जोड़ दिया तो हो गया अपयश। समझ में हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, ये विलोम शब्द क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट ये है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ यानी मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, यानी जो मूल अर्थ होता है हमारा उसके इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे है शुद्ध, तो शुद्ध से हमने शुद्ध में भी आपका उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, विशुद्ध बन गया। भ्रमण, भ्रमण में हमने परि जोड़ दिया, हो गया परिभ्रमण। समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। चलिए
अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा में कितने तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग हिंदी भाषा में तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो आपका संस्कृत का उपसर्ग होता है, दूसरा आपका खुद की हिंदी का उपसर्ग होता है, और तीसरा आपका अरबी और फारसी भाषा में होता है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के अपने उपसर्ग, और विदेशज उपसर्ग। विदेशज उपसर्ग का मतलब है अरबी, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि उर्दू, या फिर ये कहा जाएगा कि अरबी फारसी भाषा में उपसर्ग। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अब संस्कृत में उपसर्ग जैसे आपका, चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। तो ये हमारे हैं उपसर्ग, यानी ये उपसर्ग हैं और ये हमारे नवीन शब्द, इनसे जो शब्द बनते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारे संस्कृत भाषा के कौन कौन से उपसर्ग है। प्र हो गया, परा हो गया, ठीक है, प्रा हो गया, परा हो गया, अप हो गया, सम हो गया, अब हो गया, निस हो गया, निर हो गया, दुस हो गया, दुर हो गया, वी हो गया, नी हो गया, आ हो गया, अति हो गया, अधि हो गया, सु हो गया, उत हो गया, अभि हो गया, परि, उप, प्रति। ठीक है, ये सभी हमारी संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इनसे क्या मतलब है, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से उपसर्ग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2-3 बार आप इसको देख लेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टफ है, टफ नहीं है, सिर्फ 2-3 बार याद करना, याद हो जाएगा। अब हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन से होते हैं। आ होता है, अन होता है, का होता है, कु होता है, अध होता है, ठीक है, अ होता है, अब होता है, नि, भर, सु, सा, उन, दु, बिन। ये सभी क्या है, हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। अब विदेशी उपसर्ग यानी देखिए अरबी फारसी के उपसर्ग यानी उर्दू के उपसर्ग कौन से होते हैं। कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बद, बर, बा, बिला, बे, ला। ये सभी क्या हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। हम, हर, ये सभी क्या हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। चलिए अब हम इनको एक एक करके बनाते हैं, कैसे उपसर्ग यहाँ पे आते हैं, और यही आपको सिर्फ वीडियो देख लेनी है, इससे बाहर एक भी उपसर्ग नहीं आएगा, ये प्रॉमिस कर रहे हैं हम। बस आपने ये वीडियो देख ली तो इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, बस आपको एक उपसर्ग से रिलेटेड मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दूंगी, जिसमें आपको खुद बताना है कि आपके कितने उपसर्ग सही हैं। तो आज ये टॉपिक्स पढ़िए, कल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे करवाऊंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है, ये आपका एक तरीके से होमवर्क भी ले लीजिए कि आपको ये सारे उपसर्ग अच्छे से पढ़ना है। कल इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब कराऊंगी तो आपको वहाँ पर बताना है कि आपकी तैयारी कैसी हुई, आपको वहाँ पर पता चल जाएगी आपने कैसे पढ़ा है, कितना आपको याद हो गया है, कितना नहीं समझ में आया है, इसके साथ साथ कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रासी उपसर्ग क्या बन गया, प्रबल बन जाएगा, प्रताप बन जाएगी, प्रक्रिया बन जाएगी, प्रलाप बन जाएगा, प्रयत्न बन जाएगा, प्रलोभन, प्रदर्शन, प्रदान, प्रकोप। प्रा का मतलब होता है अधिक या उत्कर्ष या फिर गति या फिर यश या फिर उत्पत्ति या फिर आगे, ये सभी इसका अर्थ होता है। अब हमने बल में कौन सा शब्द जोड़ दिया, प्रा जोड़ दिया, तो क्या बन गया, प्रबल बन गया। ताप में प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, प्रताप बन गया। क्रिया में प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, प्रक्रिया बन गया। अब यहाँ पर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पर है परा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये 2019 में आपके डीएलएड में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसमें ये पूछा गया है, कहा गया है कि परा उपसर्ग से 3 उपसर्ग बनाइए। ठीक है, परा उपसर्ग से 3 उपसर्ग बनाइए। तो आप क्या लिखोगे, परा से पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठा, ये सभी उपसर्ग बनते हैं। 3 उपसर्ग आपको बनाने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया था। तो चलिए देखिए, तो बल में आपने प्र जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रबल बन गया। ताप में आपने प्र जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रताप बन गया। क्रिया में आपने प्र जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रक्रिया बन गया। लाप में आपने प्र जोड़ दिया, उपसर्ग क्या बन गया, प्रलाप बन गया। यत्न में आपने प्र जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रयत्न बन गया। लोभन में आपने प्र उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रलोभन। दर्शन में आपने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रदर्शन। दान में आपने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रदान। कोप में आपने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रकोप। इस तरीके से बनाते हैं। चलिए अब आपका दूसरा है परा। परा का मतलब होता है उल्टा या फिर पीछे या फिर अनादर या फिर नाश करना। ठीक है, चलिए तो आपने क्या बोलिए, अजय, आपने जय में क्या जोड़ दिया, परा उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, पराजय बन गया। भव में आपने परा उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, पराभव बन गया।
क्रम में आपने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, प्राक्रम बन गया। क्या है, मर्श में आपने परा जोड़ दिया, क्या बन गया, परामर्श बन गया। काष्ठा में आपने परा उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रकाष्ठा बन गया। ठीक है, चलिए अब उपसर्ग हमारा आप, जिसका मतलब होता है लघुता, हीनता या दूर या ले जाना। ठीक है, चलिए आपने मान उपसर्ग में आपने मान में अप उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, अपमान। यश में अप उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, अपयश। कार में अप उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, अपकार। हरण में अप उपसर्ग जोड़ गया, क्या बन गया, अपहरण। शरण में अप उपसर्ग जोड़ गया, क्या बन गया, अपसरण। आदान में अप उपसर्ग जोड़ गया, क्या बन गया, अपादान। फिर क्या है, राध में आपने अप उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, अपराध। कर्ष में आपने अकर्ष में आपने उप उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, अपकर्ष, सॉरी अप उपसर्ग जोड़ दिया, अपकर्ष बन गया। अब देखिए सम, सम का मतलब होता है अच्छा या पूर्ण या साथ। ठीक है, अब आपने संगम, इससे कौन कौन से उपसर्ग बनेंगे, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, समालोचना, संयुक्त, अनुशासन, अनुवाद, अनुभव, अनुराग, अनुशीलता और अनुकरण। ठीक है, यहाँ पर अनु उपसर्ग का ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सम से इतने सारे उपसर्ग बनेंगे, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, समालोचना, संयुक्त। ठीक है, ये अनु उपसर्ग से हैं। अनुशासन में अनु जोड़ दिया, अनुशासन बन गया। वाद में अनु जोड़ दिया, अनुवाद बन गया। भव में अनु जोड़ दिया, अनुभव बन गया। राग में अनु जोड़ दिया, अनुराग बन गया। शीलन में अनु जोड़ दिया, अनुशीलन बन गया। करण में अनु जोड़ दिया, अनुकरण बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब का मतलब होता है अनादर, हीनता, पतन या विशेषता। तो आपने इससे कौन से उपसर्ग बनेंगे, अवकाश बन गया, अवनत बन गया, अवतार बन गया, अवमान बन गया, अवसर बन गया, अवधि बन गया। ठीक है, यानी लिखा जाएगा कि अब से कितने उपसर्ग बन जाएंगे, यानी 4 उपसर्ग बनाइए, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। अगला है आपका निस। निस का मतलब होता है रहित या फिर पूरा या फिर विपरीत। तो निस से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं, निस्तार, क्या है, यहाँ निस्सार होगा। ठीक है, निस्तेज, निष्कृति, निश्चय, निष्पक्ष। ठीक है, निष्पन्न। अब निर से देखिए कौन से उपसर्ग बनते हैं। निर का मतलब होता है बिना, बाहर या निषेध। तो निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्वाह, निर्गम, निर्णय, निर्मम, निर्यात, निर्देश, ये सभी उपसर्ग बनेंगे। अब दुष्ट से कौन सा उपसर्ग बनेगा, दुष्ट मतलब होता है बुरा या कठिन। तो दुष्ट से बनेगा दुशासन, दुष्कर, दुस्साहस और दुस्तर, दुस्सह। अब अगला है दुर। दुर का मतलब होता है कठिनता, दुष्टता, निंदा या हीनता। अब इससे कौन से उपसर्ग बनेंगे, दुर्जन, दुराचार, दुर्लभ और दुर्दिन। अब अगला पढ़ते हैं वी। वी से कौन सा उपसर्ग बनेगा, वी मतलब होता है भिन्नता, हीनता, असमानता या विशेषता। इससे कौन सा उपसर्ग बनेगा, वियोग, विवरण, विमान, विज्ञान, विदेश, विहार। हार में वी जोड़ दिया, विहार बन गया। देश में वी जोड़ दिया, विदेश बन गया। ज्ञान में वी जोड़ दिया, विज्ञान बन गया। मान में वी जोड़ दिया, विमान बन गया। क्या है, वर्ण में आपने वी जोड़ दिया, विवरण बन गया। योग में आपने वी जोड़ दिया, वियोग बन गया। ठीक है, चलिए अब नी उपसर्ग है। नी का मतलब होता है निषेध, निश्चित या अधिकता। तो नी में क्या, नी से कौन कौन से उपसर्ग बनेंगे, आवरण से नी, आवरण में नी जोड़ दिया, निवारण हो गया। निपात, नियोग, निवास, निगम, निदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ मतलब होता है उल्टा, तक या समेत या उल्टा। अब क्या है, कंठ में आ जोड़ दिया, आकंठ बन गया। गमन में आ जोड़ दिया, आगमन बन गया। रोहण में आ जोड़ दिया, आरोहण बन गया। आकार, आहार, आदेश। ठीक है, अब हमारा आ गया अति उपसर्ग। ठीक है, आ, अति, देखिए ये परा है, आ है, अति है, अधि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अति मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, तो अति, अतियश, अत्याचार। अत्याचार कैसे लिखते हैं, अति प्लस आचार्य। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं, अति प्लस आचार, अत्याचार हो जाता है। ठीक है, तो अत्याचार, अतिपात, अतिरिक्त, अतिक्रमण। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी में आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, जब भी आ और ता और या होता है, आधा ता और या होता है, तो वो अति बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है अधि। अधि मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता या अपरिभाव। ठीक, सॉरी उपरिभाव, उपरिभाव। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अधि से कौन सा बनेगा, अधिकार, अधिपति, आध्यात्मिक, अध्यात्मक। जैसे आपने अति में सुना अत्याचार, तो अत्याचार कैसे बनता है, अति प्लस आचार। ठीक है, अति प्लस आचार से अत्याचार बनता है। इसी तरीके से अध्यात्मक में अधि प्लस आत्म बनता है। ठीक है,
अध्यात्म में अति प्लस आत्म लिखते हैं। समझ में आ गया। चलिए फिर अधिगत अध्ययन, अधि प्लस अन्न, ठीक है, अधि प्लस अन्न क्या हो जाएगा, अध्ययन। समझ में आ गया। चलिए फिर अधीक्षक, फिर क्या है, अध्यवसाय, ठीक है। अब सु में क्या हो गया, उत्तमता, सुगमता, श्रेष्ठता, ठीक है। सु से कौन सा उपसर्ग बनेगा, सुगम, सुजन, सुकाल, सुलभ, सुपच और सुरम्य। अगला हमारा उपसर्ग है उत। उत मतलब होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ या फिर ऊपर। तो इससे कौन सा बनेगा उपसर्ग, उत्कर्ष, उदय, उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उत्पात और उद्धार, ठीक है। चलिए अभी उपसर्ग का मतलब होता है सामने या फिर पास या फिर अच्छा या फिर चारों। तो अभी से कौन सा उपसर्ग बनेगा, अभिमुख, अभ्यागत, अभिप्राय और अभिकरण, ठीक है। चलिए परि उपसर्ग बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परि का मतलब होता है आसपास, आप पढ़ते नहीं, पर्यावरण, ठीक है, परि प्लस आवरण, ठीक है, यानी कि आसपास। परि मतलब होता है आसपास या सब तरफ या पूर्णता। तो परि से कौन सा बनेगा, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिश्रम, परित्यक्त और बस, ठीक है। उप क्या है, उप का मतलब होता है निकट या समीप होना, सदृश या गौण या सहायता या लघुता। तो उपवन बन जाएगा उपकूल, उपकार, उपहार, उपार्जन, उपेक्षा, उपादान और उपपत्ति, ठीक है। प्रति उपसर्ग, प्रति का मतलब होता है विशेष, विशेषार्थ, ठीक है, विशेष अर्थ वाला। तो प्रति से कौन सा उपसर्ग बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा, प्रतिदान, प्रतिभा और प्रतिमा। सबसे ज़्यादा जो आपके उपसर्ग पूछे जाते हैं हिंदी में वो संस्कृत से ही पूछे जाते हैं। संस्कृत मतलब जो है ये संस्कृत वाले उपसर्ग ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे प्रति है, अभी है, अप है, ठीक है, प्र है, प्रा है, परा है, ठीक है, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया किस तरीके से उपसर्ग बनते हैं, और इनका अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है, ये आपके पूछे जाते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग देखते हैं हम हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में आ उपसर्ग है, ठीक है, हिंदी भाषा के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी भाषा में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आ उपसर्ग से आ का मतलब होता है अभाव, ठीक है, अभाव होता है, आ का मतलब क्या होता है, अभाव, ठीक है। तो ये हमारे मूल शब्द हैं और ये हमारे उपसर्ग हैं। तो चलिए अछूता का अछूता हो जाएगा, अचेतन, चेत का अचेत हो जाएगा, मोल का अन, और यहाँ पर आ और अन के बारे में बताया है, ठीक है। तो आ का मतलब अभाव या निषेध, आ और अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। जैसे अनमोल, मोल से अनमोल हो जाएगा, पढ़ से अनपढ़ हो जाएगा, गढ़ से अनगढ़ हो जाएगा, पढ़ से अपढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है का और कु। कु मतलब होता है बुरा, ठीक है, बुराई या नीचता, ठीक है, कहते नहीं कुपोषण, ठीक है, जिसके पोषण में कमी हो, ठीक है, पोषण में कमी हो तो वो क्या होगा, कुपोषण, ठीक है। कुमाता बोलते हैं ना, यानी कि बुरी माता, ठीक है, कुमाता। तो का और कु का मतलब होता है बुराई या नीचता। तो जैसे कुचाल, कुठौर, कपूत, कुमाता, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया। चलिए अब है अध। अध का मतलब ही होता है आधा। जैसे अधपका यानी कोई भोजन आधा पका हो तो क्या होगा, अधपका। अधमरा यानी कोई व्यक्ति एकदम बिल्कुल अधमरा हो गया हो, पीट पीट के उसको अधमरा कर दिया हो, यानी ऐसे लगे कि मर गया है, ठीक है। फिर क्या, अधकचरा। समझ में आ गया। चलिए अ या अव का मतलब होता है हीनता या अनादर या निषेध। अ से या अव से कौन सा उपसर्ग बनेगा, अवगुण, औघट, ओढ़र, ठीक है। चलिए नी से का मतलब होता है निषेध या अभाव। तो क्या होता है, निडर, यानी किसी चीज़ का अभाव होना, डर से निडर, निडर, निकम्मा, निहत्था, निठुर, ठीक है। चलिए भर का मतलब होता है पूरा, ठीक है। जैसे आप कहते हो भर पेट, जब आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप क्या बोलते हो, अरे भाई भर पेट खाना खाना, ठीक है, भर पेट खाइए, थोड़ा थोड़ा मत खाइए, ठीक है, भूखे मत नहीं रह जाइएगा, इस तरीके से आप बोलते हो ना। तो भर पेट यानी कि पूरा पेट भर के खाओ, ठीक है। भरपूर कहते नहीं, भरपूर, भर सक, ठीक है। चलिए अब सु और सा यानी जिसका मतलब होता है उत्तमता या साथ। सुडौल कहते नहीं, कोई भी चीज़ क्या है, एकदम सुडौल है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। सुजान, सपूत, ठीक है। चलिए उन उपसर्ग से क्या है, उनका मतलब होता है एक कम, यानी 49, एक कम। उनका मतलब क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, एक कम, ठीक है। जैसे आप बोलते हो 49, 29, 79, ठीक है, कहते हो ना कि 79 के बाद क्या आता है, 80, ठीक है, 29, 30, ठीक है। तो 30 से एक कम क्या हो गया, 29 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए दु का मतलब होता है कम या बुरा, ठीक है। जैसे आप बोलते हो दुबला, ठीक है, इस तरीके से। बिन, बिन का मतलब होता है अभाव या बिना, कहते नहीं बिन देखा, बिन बोला, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब आपके अरबी भाषा के उपसर्ग आते हैं, और अरबी भाषा के उपसर्ग बहुत आसान होते हैं। जैसे कम,
कम का मतलब जैसे आप बोलते हो किसी चीज़ को जोड़ लगाना, जोड़ में क्या जोड़ दिया आपने, कम हो गया कमजोर, कमसिन। ठीक है, कम का मतलब होता है अल्प यानी कम या हीन। ठीक है, खुश का क्या मतलब होता है, उत्तमता यानी खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। ठीक है, चलिए गैर, गैर का मतलब होता है निषेध या रहित। आप कहते हो नहीं आपकी गैर हाजिरी में। ठीक है, गैर हाजिरी यानी कि आपके अपसेंट होने में। ठीक है, गैर हाजिर, गैर कानूनी। ठीक है, जब भी कोई चीज़ कानून के विरुद्ध होती है, कानून के खिलाफ होती है, तो उसे हम कहते हैं गैर कानूनी। ठीक है, चलिए अब है दर। दर का मतलब होता है अंदर या में, कहते नहीं दरअसल, दर हकीकत, दरकार। ठीक है, चलिए तो आपसे अगर इस तरीके के पूछे जाएं तो आप समझ जाइएगा कि ये उर्दू के हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये उर्दू की भाषा ही है। ठीक है, अब है ना उपसर्ग। ना का मतलब होता है अभाव या रहित। जैसे आप कहते हो आपका कोई बच्चा क्या है, लायक है। ठीक है, कोई लायक व्यक्ति है और उसने उसमें आपने ना उपसर्ग लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, नालायक। ठीक है, यानी कि लायक से नालायक बन गया, नाजायज, नापसंद। ठीक है, यहाँ पे पापसंद नहीं नापसंद होगा। ठीक है, पसंद से नापसंद। अब बा मतलब होता है अनुसार, जैसे बनाम, बदौलत। ठीक है, जैसे किसी का नाम हो और आपको बनाम है, बिना नाम के है। ठीक है, बदौलत, इस तरीके से। बद मतलब होता है हीनता, यानी बद तमीज, बदबू। ठीक है, तमीज से बदतमीज बन गया। समझ में आ गया, तमीज किसी को तमीज होती है और कहते हैं ये बहुत बदतमीज है, यानी इसको तमीज नहीं है। ठीक है, चलिए बर का मतलब होता है पर, यानी बर वक्त, यानी कि बिना वक्त के चले आ रहे हैं। ठीक है, बर्खास्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। बा, बा मतलब होता है का मतलब होता है से, यानी बाकायदा, यानी कायदे से। ठीक है, बा कलम यानी कलम से, कहते नहीं बा कलम लिखिए, यानी कलम से लिखिए, या बाकायदा बैठिए यानी कायदे से बैठिए। ठीक है, चलिए बिला मतलब होता है बिना, जो हम लोग बोलते हैं बिना आवाज़ के कोई काम, बिना आवाज़ के बोलिए, सॉरी बिना आवाज़ के लिखिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कहते हैं बिला, कहते हैं बिला वजह। ठीक है, बिला अक्ल, बिला रोक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं नहीं बिना वजह के, वो लोग क्या कहते हैं बिला वजह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बे, बे मतलब होता है अभाव, यानी कि बे से आपके ईमान में आपने बे जोड़ दिया, क्या बन गया, बेईमान, बेवकूफ़। होश में बे जोड़ दिया, बेहोश बन गया। ठीक है, चलिए अगला है ला। ला का मतलब होता है अभाव या बिना, कहते नहीं लाजवाब, लावारिश, लापरवाह। ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया। चलिए तो ये आपके उर्दू के हैं, कुछ और भी हैं उनको भी देख लेते हैं। सर यानी कि श्रेष्ठ, सर मतलब श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जिसका महत्व होता है, जैसे सरताज। ठीक है, सरपंच, सरनाम। समझ में आ गया। चलिए अब हम या साथ, हम का मतलब होता है साथ, जैसे हम कहते हैं हमदर्द, हमारा हमदर्द है, हमारा हमसफ़र है, हम उम्र है, हम राज है। हम उम्र मतलब जो हमारे साथी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कौन होते हैं, हम उम्र होते हैं। ठीक है, हम सफ़र जिसके साथ लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमदर्द यानी कि हमारे दर्द को समझने वाला हमदर्द। समझ में आ गया। हमराज। चलिए हर का मतलब होता है प्रत्येक, आप जानते ही हो। ठीक है, जैसे हर रोज़, कहते नहीं कि आप हर रोज़ आया करिए। ठीक है, आप किसी से जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उर्दू की भी लैंग्वेज को सभी लोग यूज़ करते हैं अपनी आम भाषा में, जैसे कहते हैं आप हर रोज़ आया करिए, या फिर आप कहते हो डेली आया करो, आप कहते हो हर रोज़ आया करो। हर रोज़ मतलब प्रत्येक दिन। ठीक है, हर घड़ी, हर घड़ी आपने हर घड़ी कहते नहीं कि हर घड़ी, यानी कि हर समय, हर दफ़ा। ठीक है, यानी कि बार बार, हर दफ़ा का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे कि उर्दू, संस्कृत और हमारी हिंदी के किस तरीके के उपसर्ग होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो बस हमारा यही रिज़ल्ट निकला कि जो हमारे जो वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जो भी शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बस यही चीज़ याद रखना। कल आपकी इसकी बहुविकल्पी प्रश्न की आपकी क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे इसे करवाऊंगी, जो कि एक तरीके का आपका टेस्ट होगा। तो ये वीडियो अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कल टेस्ट में आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे 30 होंगे, 50 होंगे, तो 50 आउट ऑफ 50 होने चाहिए, 30 आउट ऑफ 30 होने चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुए तो मुझे लगेगा आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। मुझे क्या लगेगा, आप अपने आप से सोचिए कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है,
तो चलिए इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर आपको इसके बाद भी चीज़ें ना समझ में आई हो तो कमेंट्स में बताइएगा, और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।